Hello students, so I shared with you in winding up chapter, there are 3 of my handwritten pages which are very crucial. The first one was with regard to section 271 till 274. दूसरा हमने पढ़ा 326 एंड 27 में 327 में था प्रेफरेंशियल पेमेंट और उसके ऊपर था ओवरराइडिंग। तो आज हम वो तीसरे पेज पे आ गए हैं जो आपने बड़े अच्छे से करना है। तो आपकी स्क्रीन पे एक हेडिंग लिखा है मैंने, अफेक्ट्स ऑफ सम एक्ट्स। कुछ कार्य आपने किए हैं, अधिकतर ये कार्य होंगे वाइंडिंग अप से पहले, कुछ बाद में भी हो सकते हैं कि वो अगर आप किए हैं तो उनका परिणाम क्या होगा। तो देखिए ये हम पढ़ेंगे 328 से लेके 335 तक। 8 सेक्शन कह लीजिए। तो ये है कुछ कार्य बिफोर वाइंडिंग अप 328 से 332, और कुछ कह लीजिए ऑन और आफ्टर वाइंडिंग अप 333 से 335। और इनमें एक कॉमन फैक्टर बड़ा जबरदस्त है। ये इफेक्ट्स ऑफ वाइंडिंग अप है, तो वाइंडिंग अप से पहले है या बाद में है। तो समय इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। तो एक टाइम पीरियड का हम इसके ऊपर एक चार्ट बना लेंगे जिस पे बात करेंगे। ये बड़ी तवज्जो देनी है, आपने इस पे ध्यान देना है, क्योंकि ध्यान दीजिए थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे हमारा अटेम्प्ट 6 मिनट लेट हो जाएगा क्लियर करने में, तो वो गलती नहीं करनी। सो टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर। आप इन सेक्शंस को कुछ इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि कंपनी लिक्विडेटर का काम क्या था, एसेट उठाना, कस्टडी में लेके आना, बेचना और क्रेडिटर्स की पेमेंट करना। तो ये यूं कह लीजिए कुछ ये सेक्शंस जो हैं ये रिकवरी प्रोविजंस हैं। कंपनी लिक्विडेटर किस तरह से रिकवरी करेगा। सेक्शन 328 हम पहला पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 328 को आपने हल्का सा ध्यान ये रखना है कि आपने उसको पढ़ना है 331 के साथ में। 328 क्या कहता है? 328 कहता है फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। याद करो, जब हम चैप्टर 16 में ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जहां एनसीएलटी को एप्लीकेशन दी थी मेंबर्स ने 241 में या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो याद कीजिए 242 में एनसीएलटी का ऑर्डर था 242 में। और ध्यान करना वहां पे हमने क्या कहा था कि अगर किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करी गई है, किसी इंडिविजुअल को पेमेंट करी गई है, उसकी इंसॉल्वेंसी में उसकी हेल्प करने के लिए उस एप्लीकेशन से 3 महीने पहले, तो हमने कहा था इसे फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मान लेंगे। तो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस एक तो आप 242 में पढ़ते हैं, एंड हम आईबीसी पढ़ेंगे उसका सेक्शन 43, वहां पे भी हम फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस पढ़ेंगे, वहां पे भी टाइम पीरियड होगा। देखिए 2 साल होगा टू रिलेटेड पार्टी, कि अगर आपने पेमेंट करी है किसी रिलेटेड पार्टी को तो 2 साल के लिए टाइम पीरियड है, वरना 1 साल का टाइम पीरियड है। अब 328 में क्या है? आप हैं कंपनी और ये है कोई व्यक्ति। कौन है ये व्यक्ति? क्रेडिटर जिसे पैसे देने हैं, या श्योरिटी और गारंटर। क्रेडिटर है या श्योरिटी और गारंटर है। तो नॉर्मली श्योरिटी गारंटर पता ही आपको, कोई लोन हम उठाते हैं तो गारंटी वगैरह देनी पड़ती है, तो उसकी बात हो रही है। कहता कंपनी ने पेमेंट करी, या यूं कह लो ट्रांजैक्शन करी, और कंपनी ने पेमेंट कर दी है क्रेडिटर को या गारंटर को। कहने का मतलब क्या है? क्रेडिटर को तो पेमेंट करते हैं। प्रॉब्लम यह है इन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब है पार्शियलिटी के वे में आपने पेमेंट करी है। सो दैट इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप पोजीशन ऑफ सच पर्सन वुड बी बेटर, ताकि अगर कल वाइंडिंग अप हो जाती है इस आदमी को बेनिफिट मिले। और ये ट्रांजैक्शन आपने करी है विद इन 6 मंथ्स, तो यहां 6 महीने हैं, 242 में 3 महीने थे, आईबीसी में 2 साल 1 साल। ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। बिफोर वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप की आपने एप्लीकेशन पिटीशन दी थी 272 में, 5 लोग थे, कोड की थी CRCCC। तो मान लीजिए वाइंडिंग अप होता है, पिटीशन दिया जाता 8/8/21 को, तो उससे 6 महीने पहले आ जाइए। 6 महीने पहले ये टाइम पीरियड आ गया। इस दौरान अगर आपने किसी को पेमेंट करी है, क्रेडिटर को, श्योरिटी गारंटर को,
तो वो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस कहलाएगी अगर आपकी इंटेंशन है उसको बेनिफिट पहुंचाना। परिणाम क्या होगा? अगर एनसीएलटी संतुष्ट है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रांसफर करी है, नॉर्मल पहले मैंने ऊपर एक वर्ड कह दिया था पेमेंट, यहां 4 चीजें आपको दिख रही हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी है इन्वॉल्व, ट्रांसफर बड़ा टर्म होता है, सेल परचेज कुछ भी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल इमूवेबल, गुड्स हो, पेमेंट हो या एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब है कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया उनके फेवर में, तो एनसीएलटी ऑर्डर देगी ये ट्रांसफर इनवैलिड है एंड रिस्टोर पोजीशन, इसका मतलब है एज इट इज जो हालात पहले थे उसी में ले आएगी। देखिए सिंपल सी बात कहते हैं, कहने का मतलब क्रेडिटर जानकार है, जानकार का मतलब जैसे मैंने ऊपर बता दिया आपका रिलेटेड पार्टी है। श्योरिटी कंपनी के लोन के लिए, कंपनी ने दरअसल लोन उठाया है कंपनी ने लोन, तो गारंटी देनी पड़ती है। अब कंपनी के लिए गारंटी कौन देगा, तो इसलिए यहां जानना जरूरी था श्योरिटी गारंटर कौन है। कंपनी ने लोन उठाया तो कंपनी के लिए गारंटी कौन देगा? स्वाभाविक है कोई प्रमोटर या डायरेक्टर यही देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अमिताभ बच्चन साहब ने एक कंपनी बनाई थी पिछली सेंचुरी में 1990s में, EBCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आपने सुना हो वो कंपनी डूबी। अमिताभ बच्चन साहब कंपनी के डायरेक्टर थे, प्रमोटर थे, तो कंपनी ने लोन उठाया तो उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने घर, जैसे उनके बंगलो सुने होंगे फेमस आपने, जलसा, प्रतीक्षा, गिरवी रख दिए थे। कंपनी वो लोन वापस नहीं कर पाई। हुआ क्या? उनके घर ऑक्शन पे लग गया था। ये तो उनको कुछ अच्छी फिल्में मिली उस दौरान, 1997 के आसपास सुना हो शायद, एक फिल्म शाहरुख खान की मोहब्बतें नाम से थी। फिर ये कौन बनेगा करोड़पति मिला, सो दैट्स हाउ वी केम आउट ऑफ दैट इंसॉल्वेंसी। तो दिमाग लगाओ, EBCL कंपनी जानती है अगर मैंने लोन वापस नहीं किया तो कौन फंसेगा? श्योरिटी गारंटर अमिताभ बच्चन। तो नेचुरल है कंपनी के कई क्रेडिटर हो सकते हैं। आप पेमेंट किसको करेंगे? उस बैंक को करेंगे जहां पे अमिताभ बच्चन का घर गिरवी है, ताकि वो सेफ हो सके। तो स्वाभाविक है ये ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगी? फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। तो ये रिलेटेड पार्टी है, तो कहने का मतलब है इनको बचाने की कोशिश है। तो कहते हैं कि हम फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस मानेंगे, चाहे पेमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो, चाहे गुड्स की डिलीवरी हो, चाहे एग्जीक्यूशन ऑफ कोई भी डॉक्यूमेंट हो, और एनसीएलटी ऑर्डर देगी ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड है एंड विल रिस्टोर द पोजीशन। और ये 331 का मैंने जिक्र किया, इसको इसके साथ रेड विद करना चाहिए। क्या कह रहा है? क्या लायबिलिटी होगी, क्या हक होंगे? वो पर्संस जो फ्रॉडुलेंटली प्रेफर्ड है, वो लोग जो फ्रॉडुलेंटली प्रेफर्ड हैं, उनकी क्या लायबिलिटी होगी और उनके क्या राइट्स होंगे। तो देखिए सिंपल सी चीज हम क्या कहेंगे, 328 में हमने कहा पोजीशन विल रिस्टोर। तो ध्यान लगाओ, अगर पोजीशन रिस्टोर हो जाएगी, जैसे मैं एग्जांपल बात कर रहा था EBCL की, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगर इस कंपनी ने पेमेंट करी है, इसके जो लेंडर्स हैं, मान लो कई बैंक हैं ABC, तो आपने पेमेंट किसको कर दी? लेट्स से C को कर दी। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है। C के पास क्या है? घर अमिताभ बच्चन का गिरवी पड़ा है। तो 328 में आपने क्या कहा? ये जो पेमेंट है ये इनवैलिड हो जाएगी, जैसे सिचुएशन थी वैसी आ जाएगी। लेकिन ध्यान दो, अगर सिचुएशन वैसी हो जाएगी तो कहने का मतलब है इसी को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस C को मिल गई तो नुकसान किसको हो रहा है? A एंड B को भी हो रहा है। तो आप जब पोजीशन रिस्टोर करते हैं तो इस C को क्या ये घर वापस मिलना चाहिए एज सिक्योरिटी, क्योंकि वो घर तो जब लोन आपने चुका दिया वो तो अमिताभ बच्चन का फ्री होल्ड हो गया। क्या उसे फ्री होल्ड मानना चाहिए? नहीं, दैट इज द पॉइंट। इसलिए देखिए जैसे मैंने इधर भी लिख के दिया है,
कि एबीसी 3 बैंकों को आपने पेमेंट कर दी, 3 बैंक थे और आपने पेमेंट करी है सी को 2 करोड़, तो ये 2 करोड़ वापस लो और लेने के बाद ये 2 करोड़ किस में बांटे जाए? अगर ये 3 क्रेडिटर हैं एबीसी तो इन तीनों में बांटे जाए। ये घर, ये सिक्योरिटी वापस मिलनी चाहिए, ये मैंने लिख के दिया आपको। तो देखिए सबसेक्शन 3 कहता है प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर, जिसको आपने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करी है उसको प्रोटेक्शन तो है। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस पेमेंट टू श्योरिटी और गारंटर विद इंटेंट टू रिलीव और रिड्यूस लायबिलिटी इनकी, जैसे एबीसीएल ने पेमेंट कर दी उस बैंक की ताकि अमिताभ बच्चन की लायबिलिटी एज ए गारंटर कम हो सके। हेयर कंपनी टू रिफंड रिटर्न अमाउंट पेड टू क्रेडिटर लेंडर एंड दैट क्रेडिटर लेंडर टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम श्योरिटी, मतलब सी बैंक से आपने पैसे वापस ले लिए, ये एक फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है, लेकिन सी बैंक का हक क्या होगा? वो गारंटर से अपनी रिकवरी कर सकता है, इसलिए 321 यहां सेक्शन बना। हेयर कंपनी टू गेट रिफंड जो अमाउंट पे टू क्रेडिटर है। सबसेक्शन 1 एंड 2 भी कुछ ऐसे ही कह रहा है, वेयर कंपनी बीइंग वाउंड अप एंड एनीथिंग इज डन जो कि इनवैलिड है 328 में, ऑफ अ पर्सन इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी मोर्टगेज्ड, ये जैसे मैंने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मोर्टगेज है या चार्ज क्रिएट किया है टू सिक्योर कंपनीज डेट, देन विदाउट प्रेजुडिस टू एनी राइट्स और ऑब्लिगेशंस अराइजिंग अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन द पर्सन्स प्रेफर्ड शैल बी सब्जेक्ट टू सेम लायबिलिटी एंड राइट्स। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ गया था, रिस्टोर द पोजीशन, सब कुछ सेम रहेगा। As if he had undertaken to be personally liable as surety for the debt to the extent of mortgage or charge on property or value of interest whichever is less। देखिए क्या कह गया, कंपनी है, लोन लिया, लेंडर क्रेडिटर, और ये 328 में फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस कर दिया आपने 50 लाख की, गिरवी रखा था एसेट 1 करोड़ का, ये लेंडर मान लिया जाएगा कि अब वो क्या बन गया है? श्योरिटी गारंटर बन गया है। मतलब देखिए 331 की थोड़ी भाषा टेक्निकल है, कहता है ये जो लेंडर है ये क्या मान लिया जाएगा? श्योरिटी गारंटर। मतलब हम क्या करें, पोजीशन क्या हो जाएगी? रीस्टोर हो जाएगी। कहने का मतलब है जिसको पैसे दे दिए हैं, क्योंकि गलत पैसे दे दिए ना, तो वो क्या हो जाएगा? पर्सनली लायबल, आपको वो पैसे लौटाने हैं। टू द एक्सटेंट ऑन मोर्टगेज और चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, जैसे आपने एसेट गिरवी रखा था यहां एग्जांपल में 1 करोड़ का, और वैल्यू ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कितना है? 50 लाख का, तो नेचुरल है क्या कहेंगे? विच एवर इज लेस। तो इसलिए 328 को फिर से 331 के साथ देखिए क्या किया आपने? वाइंडिंग अप से 6 महीने पहले क्रेडिटर को श्योरिटी या गारंटर को आपने कोई पेमेंट करी, डिलीवर किया गुड्स, प्रॉपर्टी था, एग्जीक्यूशन था, तो अगर ये आपने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करी है तो एनसीएलटी इसको इनवैलिड कहेगा और कहेगा रीस्टोर करो पोजीशन। और 331 ही कहता है जिस आदमी को फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करी उसके राइट्स एंड लायबिलिटी सेम रहेंगे। कहने का मतलब है यहां पे प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी गई है कौन से क्रेडिटर को? ये क्रेडिटर कौन है? जिसको आपने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस करी कि भाई तू टेंशन ना ले, तेरे से हम पैसे वापस लेंगे, लेकिन जो श्योरिटी गारंटी वगैरह जो तेरे को है वो तेरे को वापस मिलेगी ही मिलेगी। दैट इज द पॉइंट। नाउ 329 प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम में थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग कि 328 लगेगा या 29 लगेगा, ध्यान रखना है। कहता आपने कुछ ट्रांजैक्शंस करी हैं लेकिन अच्छी मंशा के साथ नहीं करी, नॉट इन गुड फेथ, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस क्या होंगी? वॉइड होंगी। कहता कंपनी है, क्या किया? ट्रांसफर किया, फिर से यहां ट्रांसफर है, 28 में भी तो था। किसको किया? यहां कोई भी आदमी है, वहां क्रेडिटर गारंटी श्योरिटी था। बट एक चीज दिमाग लगाओ, अगर पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर को ही करनी होती है, तो बाय डिफॉल्ट एनी पर्सन क्रेडिटर भी होगा। क्या ट्रांसफर किया? यहां लिखा है प्रॉपर्टी, कोई भी। नंबर 2 गुड्स, मतलब यहां वर्ड क्या नहीं इस्तेमाल किया, जैसे 328 में 4 चीजें थी। पेमेंट, एग्जीक्यूशन वर्ड नहीं है, बाकी 2 वर्ड हैं, 328 वाले ही पॉइंट है।
कहता अगर आपने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, बेची है या सामान दिया है और ये ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं दिया है, ये आपका नॉर्मल बिजनेस नहीं है, दैट मीन्स सहायता कर रहे हो आप किसी की। इफ नॉट इन गुड फेथ और इन एडिक्वेट कॉन्सिडरेशन, मतलब आपने पूरे पैसे नहीं लिए, फ्रॉड ही कर रहे हो। कंपनी की 100 रुपए की चीज 40 रुपए की दे रहे हो किसी को, और एनी पर्सन है, एनी पर्सन मीन्स कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कोई भी, तो एक संभावना पैदा होती है कंपनी का आरपी, रिलेटेड पार्टी, क्योंकि आप अपने रिलेटेड पार्टी को एक बेनिफिट पहुंचाना चाहेंगे। कंपनी तो बंद हो ही रही है, क्यों ना 100 रुपए वाला एसेट 20 रुपए का दे दिया जाए। तो कहता है इफ मेड, ये ट्रांजैक्शन आपने करी है विद इन 1 ईयर प्रायर टू वाइंडिंग अप पिटीशन, तो वाइंडिंग अप से 1 साल पहले, तो 328 में देखिए 6 महीने पहले है, ये आपने ट्रांजैक्शन करी है 1 साल पहले, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बुरी मंशा के साथ किसी को बेनिफिट देने की कोशिश है। इसके ऊपर मैं एक प्रश्न आपको करवा दूंगा, आगे चलते हैं। 330 कहता कुछ एक ट्रांजैक्शंस वॉइड होंगी। भाई यहां कौन सी आ गई? फिर से कंपनी ने ट्रांसफर किया है क्या? एसेट प्रॉपर्टी। देखिए 328 में भी प्रॉपर्टी थी, 29 में भी है, लेकिन 328 में 4 चीजें थी, 29 में प्रॉपर्टी के साथ डिलीवरी ऑफ गुड्स भी है, 30 में सिर्फ प्रॉपर्टी है। 328 में था क्रेडिटर, श्योरिटी, गारंटर। 29 में कोई भी पर्सन, यहां कौन है? ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन होता है? मैनेजर। किसका? क्रेडिटर का। कौन सा क्रेडिटर? सिक्योर्ड क्रेडिटर। जैसे नॉर्मली आप डिबेंचर इश्यू करते हो, वो सिक्योर्ड होते हैं, नॉर्मली फ्लोटिंग चार्ज होता है, तो उनके ऊपर इंटर में आपने पढ़ा होगा सेक्शन 71 में ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो क्या हुआ, माना क्रेडिटर के फेवर में एसेट गिरवी रखा है, माना क्रेडिटर के आपने पैसे देने हैं, दीजिए, बट दैट डज नॉट मीन कि जो एसेट गिरवी रखा है वो उठा के आप ट्रस्टी को दे दो। कहता ये आपने ट्रांसफर कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इट्स क्रेडिटर्स। कहने का मतलब यहां इशू इज सारे एसेट्स आप ट्रस्टी को नहीं दे सकते, आप सिर्फ वही एसेट दे सकते हो जो गिरवी रखा है। क्यों? यह इंटरेस्टिंग क्या था वर्ड, ये है, दिस इज द वर्ड, दिस इज द रियल गेम। माना सिक्योर्ड क्रेडिटर एसेट गिरवी रखा है, माना उनका राइट है, वो ले सकते हैं, आपने तो क्या किया, सारे एसेट दे दिए, ये तो गलत है। इसलिए हमने कहा ऐसी ट्रांजैक्शन क्या होगी? वॉइड। तो प्लीज टेक्निकल चलो यहां पे 328, 29 एंड 30 में जो जबरदस्त फर्क है वो जरूर कंसिडर करें। नाउ 331 हमने पहले पढ़ लिया था। 332 फ्लोटिंग चार्ज, जैसे मैंने बताया पहले भी आपसे जिक्र किया था, चार्जेस 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स एंड फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज होता है एक डेफिनेट, नॉर्मली फिक्स एसेट होते हैं। फ्लोटिंग चार्ज होता है नॉर्मली करंट एसेट्स के ऊपर, क्योंकि जैसे स्टॉक गिरवी रखा उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। स्टार्ट वाला मैंने 332 क्या कहता है? अफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, गिरवी रखा है एसेट, कोई आपने नया लोन लिया होगा, और नॉर्मली जैसे मैंने कहा ये एसेट क्या होने वाला है, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज है करंट एसेट, जैसे स्टॉक वगैरह। कहता एक फ्लोटिंग चार्ज किया कंपनी ने, किसके ऊपर? अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। और यहां पे भी टाइम पीरियड देखिए क्या है, विद इन 12 months प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। 12 महीने, 12 महीने इससे पहले आपने कहां पढ़ा? 329 में 1 साल, 1 साल उधर 12 महीने। 328 में ना भूलें कितने दिन? 6 महीने। 330 में कोई समय नहीं बताया गया। तो आपने क्या किया, वाइंडिंग अप से पहले, और देखिए मैंने पहले लिख दिया था यहां पे, वाइंडिंग अप से पहले वाले जो सेक्शन है 328 से 332 है, ये ध्यान रखिएगा। आपने कोई एसेट गिरवी रखा, क्यों रखा? क्योंकि आपने कोई लोन उठाया है। कहता ये फ्लोटिंग चार्ज का परिणाम क्या होगा, क्योंकि लोन उठाने के 1 साल के अंदर तो कंपनी वाइंड अप हो गई। कहते ये चार्ज वॉइड होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या लिखा है, ये वैलिड भी हो सकता है। वॉइड कब होगा?
इफ कंपनी नॉट सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या है, जब आपने लोन उठाया उस समय लायबिलिटी मोर देन एसेट थे, इमीडिएटली आफ्टर क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो दैट मीन्स कंपनी इंसॉल्वेंट खड़ी है। मतलब क्या है, लॉजिक देखिएगा। लोन वैलिड है ये मत देखिए, हमारा प्रश्न क्या है, वेरी वेरी टेक्निकल, क्या परिणाम होगा फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर, लोन की बात नहीं करी मैंने। अफेक्ट ऑफ सच फ्लोटिंग चार्ज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट सच फ्लोटिंग चार्ज। लोन वैलिड है, ये गलती ना हो एग्जाम में प्रश्न आए, सिर्फ चार्ज इनवैलिड हो सकता है। पुराने लेंडर्स क्रेडिटर्स को आप, इसका लॉजिक दे रहा हूं, क्यों, जब आप इंसॉल्वेंट है लोन उठाए क्यों है, पैसा आएगा, स्वाभाविक है वो उस पैसे का आप दुरुपयोग करने वाले हैं। दरअसल इस 332 में भी एक तरह से स्मेल आ रही है 328 की, पक्का नया लेंडर से पैसा उठाया और किसी पुराने लेंडर या क्रेडिटर को पैसे आप दे रहे होंगे, वो 328 वाला फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। पुराने लेंडर क्रेडिटर्स को आपने फ्लोटिंग चार्ज दे के बेटर पोजीशन में लाने की कोशिश की है, सो ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, एक मैंने और लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ चार्ज इनवैलिड हो सकता है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि चार्ज क्रिएट कब हुआ है, वाइंडिंग अप से 12 महीने पहले। तो ये भी एक सिचुएशन हो सकता है, आपका पुराना क्रेडिटर था, आपको दिख रहा है कंपनी डूबने वाली है, तो आपने कहा चलो यार आप हमारे पुराने हो, हम आपके पास ये एसेट गिरवी रख देते हैं, इसलिए हमने कहा ये चार्ज इनवैलिड है, ये लॉजिक है। अब वैलिड क्या कह रहे हैं, अगर आप सॉल्वेंट है जैसे चार्ज क्रिएट होता है, या फिर देखिए अगर आपने नया लोन उठाया है और नया लोन उठा के सचमुच कैश आया है, तो अगर नया लोन उठा के सचमुच कैश आया है तो फिर तो ठीक है, कोई आपको कैश दे रहा है, लोन दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो कोई ऐसे तो गिरवी रखेगा, इसलिए तब हमने कहा ये इनवैलिड नहीं होगा, रादर वैलिड होगा। चार्ज वैलिड अप टू कैश पेड टू कंपनी एट द टाइम ऑफ, चाहे पहले जिसमें चार्ज क्रिएट हुआ तभी लोन का कैश आ गया या चाहे बाद में आ जाए। जैसे मान लो अगर हम कहें, एक एग्जाम्पल लेते हुए, एक लोन का एग्रीमेंट होता है 1 करोड़ का और आप कैश रिसीव करते हैं 70 लाख, चाहे एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या आफ्टरवर्ड्स, तो 70 लाख तक का ये फ्लोटिंग चार्ज वैलिड है, टुगेदर विद इंटरेस्ट, साथ में उसके ऊपर जो ब्याज क्रिएट होगा, लेकिन ब्याज का रेट वो नहीं होगा जो आपके लोन के एग्रीमेंट में है, रादर एट द रेट ऑफ 5% और अदर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कंपनी बंद होती है 6/6/21 को, फ्लोटिंग चार्ज हमने किया, कहा क्रिएट हुआ 12 महीने वाइंडिंग अप से पहले, कंपनी ने 1 करोड़ का लेंडर से लोन उठाया, कैश लिया 50 लाख, तो 50 लाख तक वैलिड है, लेकिन 50 लाख के ऊपर साथ में क्या लेना है, इंटरेस्ट 5%, मान लो ये हो गया 3 लाख, तो 53 लाख के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज वैलिड है, या यूं कह सकते हैं 53 लाख तक ये बन जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, बाकी 50 लाख ये तो मैंने क्लियर कर दिया था लोन वैलिड है भाई, तो 50 लाख के लिए क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इसलिए आप सारा पढ़ने के बाद फिर से निचोड़ निकालिए, तो इसलिए जो मैंने यहां हिंदी में लिख के दिए परफेक्ट है कि लॉजिक क्या निकलेगा, नया लोन उठाया, अगर कैश ले लेते हो उस समय या बाद में विद इंटरेस्ट 5% या नोटिफाइड, तो हमने कह दिया वैलिड। तो दैट मीन्स नए लोन में जो बाय डिफॉल्ट हम सोच रहे थे गड़बड़ होगा कि वहां से पैसा उठा के मिसयूज होगा, नहीं, हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तो इसलिए लॉजिक हम यही कह रहे हैं कि पक्का कोई पुराना लोन होगा, उसके ऊपर अब जाकर के वाइंडिंग अप से 12 महीने पहले आपने चार्ज क्रिएट किया, उसको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश, और तब आप क्या थे, अगर इंसॉल्वेंट थे, सॉल्वेंट है कोई दिक्कत नहीं, आप पहले रहे। इसके बाद देखिए यहां मैंने हेडिंग दे रखा आपको, ऑन और आफ्टर वाइंडिंग अप 333 से 335, 3 सेक्शन। इससे पहले बिफोर वाइंडिंग अप चलेंगे, या बिफोर वाइंडिंग अप को एक बार फिर से रिकॉल वैल्यू ले लीजिए।
328 में हुआ फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, अगर वो ट्रांजैक्शन हुई है वाइंडिंग अप से 6 महीने पहले, चाहे पेमेंट है, चाहे प्रॉपर्टी है, कोई भी गुड्स है, डिलीवरी, एग्जीक्यूशन है, किसको हुई है? क्रेडिटर, श्योरिटी गारंटर। और 331 में हमने क्या, क्योंकि 328 में क्या दिया, एनसीएलटी से इनवैलिड घोषित करेगा, रिस्टोर करेगा, तो इसलिए हमने कहा जिस आदमी को फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुई है, नो डाउट उससे पैसे आप जो भी आप वापस ले रहे हो, लेकिन उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विल रिमेन एज इट इज। 29 में क्या हुआ, आपने प्रॉपर्टी या गुड्स ट्रांसफर किए किसी भी आदमी को, और कब किए हैं? वाइंडिंग अप से 1 साल पहले। कैसे किए हैं? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किए। दैट मीन्स कंपनी का नॉर्मल एसेट था, बेचना काम नहीं, आपने बेच दिया। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, या यूं कह लीजिए नॉट इन गुड फेथ। 330 में भी हम ट्रांजैक्शन वॉइड कर रहे हैं। क्या हुआ? यहां पे कंपनी ने ट्रांसफर किया सारे एसेट्स ट्रस्टी को फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर, सारे नहीं करने थे आपको। 332 में फ्लोटिंग चार्ज, वाइंडिंग अप से पहले 12 महीने में क्रिएट हुआ। अगर कंपनी उस समय इंसॉल्वेंट थी तो हमने कहा वो वॉइड होगा, लेकिन वैलिड हो सकता है या तो कंपनी सॉल्वेंट हो या फिर आपको कैश मिला प्लस इंटरेस्ट 5% या नोटिफाइड बाय सीजी। अब है ऑन और आफ्टर वाइंडिंग अप, बहुत बढ़िया सेक्शन 333, डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। डिस्क्लेम का मतलब होता है जैसे कई बार बच्चा नालायक निकल जाता है, ड्रगी निकल जाता है, घर के एसेट बेच रहा है, तो हम कह देते हैं कि मैंने इसको डिसऑन किया, ये मेरी जायदाद से बेदखल। ऐसे ही कंपनी डिसऑन कर रही है, और कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर लिक्विडेशन पे कौन है? वाइंडिंग अप पे कौन है? कंपनी लिक्विडेटर, वो डिसऑन कर रहा है कि हम ये कंपनी का एसेट छोड़ रहे हैं, अपना हक इसके ऊपर से छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? दरअसल जैसे मैंने कहा, बेटा तो एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं होता। दरअसल वो ऑनरस हो गया, जिसका मतलब है बर्डनसम। कंपनी कहती है ये प्रॉपर्टी हमारे लिए कांटे ही कांटे हैं, इसमें कोई फूल नहीं है, लॉस मेकिंग प्रॉपर्टी है। जैसे यहां 4 एसेट दिए गए हैं, बिल्कुल ऑर्डर में लेके चलें तो यूं कह लीजिए, एक कोड की बनाना चाहें, लैस यू, कुछ भी कह लीजिए, लस्सू कह लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। जमीन हो सकती है ऑफ एनी टेन्योर, जितनी मर्जी समय पुरानी हुई है वो, बर्डन्ड, लेकिन उसके ऊपर एक नुकसान है, ऑनरस कोवेनेंट्स लगे हुए। कोवेनेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन है और जमीन ऐसी है कि मान लीजिए उसके साथ से एक सीवरेज का नाला जा रहा है, बताइए कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदेगा? मुसीबत। या मे भी जमीन ऐसी है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन सरकार ने बंद की हुई है कि आप यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, या किसी ने उसके ऊपर क्या किया हुआ, कब्जा किया हुआ, वो कहता है मेरा भी राइट है, और हमें लगता है उसको छुड़वाने में हमारा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, और एसेट को लेने के बाद बेच करके पैसे ज्यादा नहीं आएंगे, बेटर है छोड़ दो। एनी अदर प्रॉपर्टी, कुछ भी सेलेबल नहीं है, आप पुराना फर्नीचर लेके बैठे, नहीं बिकता भाई। बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं भैया इसको तो उठवाने के भी पैसे देने पड़ेंगे, इससे अच्छा छोड़ दो। नॉट रेडीली सेलेबल, मतलब तुरंत नहीं बिकेगा। फिर वही एग्जाम्पल कह लीजिए, कोई प्रॉपर्टी है, कब्जा हुआ पड़ा है, गुंडे हैं, फलाना है, टमकाना है। इसी तरह से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने शेयर्स में, अब इन्वेस्टमेंट कर रखी है लेकिन उस कंपनी से कोई रिटर्न आ नहीं रहा, नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड आ नहीं रहा, और हमें मालूम है उसके ऊपर अभी जो मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप वैल्यू है अभी 8, तो 2 रुपए तो पेंडिंग भी पड़े, और हमें लगता है शेयर बेच के 2 रुपए नहीं आएंगे लेकिन कॉल के 2 रुपए देंगे और नुकसान होने वाला है। यूं कह लीजिए अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, बट उसको तोड़ देने में ही फायदा है, ब्रीच करने में ही, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने में लॉस होगा। जैसे कंपनी है, इधर है बिल्डर, बिल्डर से हमने जमीन खरीद कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया टू बाय 10 करोड़ का, 10% एडवांस दे दिया, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो चुकी है, डिक्रीज डाउन हो चुकी है, और 10 करोड़ की डील है, हो सकता है आज प्रॉपर्टी मार्केट में 6 करोड़ की हो, तो उससे बेहतर है जो 1 करोड़ गया जाने तो।
हाँ, इस पे एक सिचुएशन ये भी हो सकती है अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट पे कि अगला कोर्ट में जाएगा और डैमेजेस मांगेगा, देने पड़ सकते हैं, वो अलग बात है। सो हम डिस्क्लेम कर रहे हैं ऑनरेस प्रॉपर्टी 4 चीजें हैं। लस्सू, एल से लैंड, ए से एनी अदर, एस से शेयर स्टॉक सिक्योरिटीज कह लीजिए, यू से अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है? कंपनी लिक्विडेटर को मालूम है, नोज, अवेयर ऑफ ऑनरेस प्रॉपर्टी। सर कैसे पता चला? याद कीजिए 272 में अगर कंपनी पिटीशन देती है वाइंडिंग अप के लिए तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लगानी पड़ती है। लेकिन 274 में हम पढ़ के आते हैं अगर पिटीशन कोई और देता है तो कंपनी से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मांगी जाती है, जो उसे 30 दिन में देनी पड़ती है और एक्सटेंशन 30 दिन का मिल सकता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जब कंपनी से मिली तो उसी से पता चल गया पढ़ के, फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 274। तो जैसे ही आपको पता चलता है एज ए लिक्विडेटर कि ये ऑनरेस है, आप 12 महीने का आपके पास समय है सोच विचारने का, ये प्रॉपर्टी छोड़ सकते हैं। ये समय एनसीएलटी बढ़ा भी सकता है ऑन सफिशिएंट कॉज। स्वाभाविक है ये 12 महीने कहां से स्टार्ट होंगे? कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, जो हम 357 में देख रहे थे जिस दिन आपने पिटीशन दी। नॉट अवेयर ऑफ, आपको नहीं मालूम ऑनरेस प्रॉपर्टी का। सर क्यों नहीं मालूम? अरे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंपनी ने दिया है ना, तो उससे पता ही नहीं चला। तो हुआ क्या? वाइंडिंग अप स्टार्ट होगी और डिसोल्यूशन तक आते आते देखिए 2-3 साल भी लग सकते हैं। हमें 1.5 साल के बाद पता चला, मतलब ये वाला 12 महीने तो बीत ही गए। तो लॉ कहता है हम समझ सकते हैं यहां कंपनी लिक्विडेटर का गलती नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, अगर आपको नहीं मालूम तो डिस्क्लेम करने का आपका समय 1 महीना है। कहां से? ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सर वाइंडिंग अप तो 1.5 साल हो गया, उसे पता ही नहीं चला। टेंशन ना लें, डिस्क्लेम का पीरियड आगे पढ़ रहे हैं। ये क्या लिखा है, इस पॉइंट को दोबारा देखें। अरे भैया वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होने के 1 महीने तक उसे नॉट अवेयर विद इन 1 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो डिस्क्लेम कब कर सकता है? समय फिर से वही 12 महीने और एक्सटेंडेड है, लेकिन कहां से स्टार्ट हुआ? यहां था कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। यहां क्या है? फ्रॉम द डेट केम टू अवेयर ऑफ, जिस दिन उसे पता चला, मतलब 1.5 साल के बाद पता चला वाइंडिंग अप के बाद, तो 12 महीने उसके बाद स्टार्ट होंगे। हाँ, ऊपर लाइन ये जरूर लिख दी गई है कि वाइंडिंग अप शुरू होने के 1 महीने तक उसे नहीं पता, डिस्क्लेम कर सकता है जिस दिन पता चला उसके 12 महीने और एक्सटेंडेड पीरियड। अब जब आप डिस्क्लेमर करेंगे, ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है मिस्टर लिक्विडेटर, क्योंकि आप एक तरह से एजेंट हैं एनसीएलटी के, तो एनसीएलटी से पूछ के ही आप क्या करेंगे, इसे डिस्क्लेम करेंगे। एनसीएलटी इसे अप्रूव कर देगा आफ्टर नोटिस टू इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड का मतलब जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है, या जैसे मैंने अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी, वो बिल्डर को नोटिस देते हुए, राइट, उसको बता के कि भैया एस्क्रो रखो। तो एनसीएलटी में रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड का मतलब भी क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट आप छोड़ रहे हो, कैंसिल। रिसाइंड मीन्स कैंसिलेशन करना। नेचुरल अगला डैमेजेस क्लेम करेगा तो देने पड़ेंगे फॉर बीओसी के। व्हाट इज बीओसी? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपके लिए अनप्रॉफिटेबल है। एंड सच पर्सन शेल बी डीम्ड एज क्रेडिटर ऑफ कंपनी। सर क्रेडिटर क्यों? अरे डैमेजेस देने हैं तो क्रेडिटर तो बन गया। तो सर क्रेडिटर की क्यों बात हो रही है? क्योंकि 326 एंड 27 में आप क्या पढ़ के आते हैं? पेमेंट ऑर्डर। 26 में ओवरराइडिंग आता है और 327 क्या कहता है? ओवरराइडिंग उसके ऊपर है। और 327 क्या कहता है? एक्सपेंसेस प्रेफरेंशियल पेमेंट के ऊपर है और फ्लोटिंग चार्ज उसके नीचे है। तो उस तरह से जो भी एक क्रेडिटर बनेगा वहां जाएगा ये। लेकिन हाँ, नो डिस्क्लेमर इफ इंटरेस्टेड पर्सन खुद आया, नोटिस देता है कंपनी लिक्विडेटर को कि भैया सोच ले तूने ये डिस्क्लेम करनी है या नहीं करनी है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि कंपनी लिक्विडेटर डिस्क्लेम करेगा एनसीएलटी से पूछ के, और एनसीएलटी अप्रूव करेगी उस इंटरेस्टेड पर्सन को नोटिस देने के बाद। लेकिन अगर वो खुद ही आ गया लिक्विडेटर को पूछने कि आप डिस्क्लेम कर रहे हो या नहीं, तो कंपनी लिक्विडेटर हैज नॉट विद इन 28 डेज और पीरियड एक्सटेंडेड बाय एनसीएलटी डिसाइडेड ऑफ इंटेंशन। कहने का मतलब है जिस दिन अगले ने नोटिस दिया, आज 28 दिन हो गए, एक्सटेंशन भी ले सकते हो, आप अभी सोच रहे हो मतलब देखेंगे, वेट कर रहे हो, तो ठीक है, तब तक डिस्क्लेमर क्यों होगा। तो ये था 333 कि डिस्क्लेम कर रहे हैं
क्या डिस्क्लेम करें? ऑनरस प्रॉपर्टी, लैंड, एनी अदर सिक्योरिटीज, अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन कर रहा है? कंपनी लिक्विडेटर कर रहा है। किससे पूछ के? एनसीएलटी। एनसीएलटी उससे इंटरेस्टेड पर्सन को क्या दे रही है? नोटिस। कब करेंगे डिस्क्लेम आप? जैसे ही सीएल को पता चलता है वाइंडिंग अप पे, उसके 12 महीने और एक्सटेंडेड बाय एनसीएलटी, या कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप के 1 महीने में नहीं पता चला तो जिस दिन पता चला उससे 12 महीने देखो आप, और एक्सटेंडेड पीरियड। लेकिन डिस्क्लेम नहीं करेंगे अगर उस इंटरेस्टेड पर्सन ने खुद आपको नोटिस दे दिया और आपने डिसीजन नहीं लिया, 28 दिन और एक्सटेंडेड पीरियड। 334 ट्रांसफर एटसेट्रा। जैसे 28, 29 में, 30 में ट्रांसफर हो रही थी, तीनों में कॉमन फैक्टर तो एक था, प्रॉपर्टी। लेकिन ये कब हो रहा है? आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। वो बिफोर थे। कहता है टू बी वाइड अनलेस एनसीएलटी ऑर्डर्स अदरवाइज। मतलब अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया है, आप कोई भी ट्रांसफर नहीं करेंगे प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। जैसे एक्शनेबल क्लेम मीन्स कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, दैट इज एक्शनेबल क्लेम। या कंपनी के जो शेयर्स हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन कंपनी, मतलब कंपनी बंद होगी, उसके बाद भी उसके शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, अरे भैया ये एनसीएलटी से बिना पूछे आप नहीं कर सकते हैं। और ऑल्ट्रेशन इन स्टेटस ऑफ मेंबर, जैसे हम 285 में पढ़ के आते हैं, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, तो आप वो चेंज कर रहे हो, रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम हटा रहे हो, डाल रहे हो। वाइंडिंग अप के बाद कहने का मतलब है नो एसेट सेल बाय कंपनी एक्सेप्ट बाय कंपनी लिक्विडेटर। मतलब 334 को समझो क्या कहना चाहता है। 334 ये कहना चाहता है जब वाइंडिंग अप स्टार्ट होगी, कंपनी अपना कोई एसेट नहीं बेच सकती, रजिस्टर ऑफ मेंबर में कोई बदलाव नहीं कर सकती बिना एनसीएलटी से पूछे। अरे क्यों? लॉजिक बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि अब ये राइट किसके हैं? कंपनी लिक्विडेटर के हैं, ये उसकी पावर है। 335 सर्टेन कुछ अटैचमेंट्स। अटैचमेंट का मतलब होता है कोई एसेट गिरवी रखा है, जाके उठा लेना, यूं कह लीजिए। एग्जीक्यूशंस, कोई डीड डॉक्यूमेंट साइन करना इन वाइंडिंग अप, एटसेट्रा। एटसेट्रा मतलब यहां जैसे ले लीजिए सेल ऑफ एसेट, जैसे 34 में पढ़ा आपने, फिर से वॉइड है बाय एनसीएलटी। अगर आपने ये कार्य किया है बिना एनसीएलटी की परमिशन से, मतलब 34-35 को साथ मिलकर चलिए। 34 में क्या करें? प्रॉपर्टी, रजिस्टर ऑफ मेंबर में बदलाव। 35 में क्या करें? कुछ अटैचमेंट, एग्जीक्यूशन बिना एनसीएलटी से पूछे नहीं कर सकते। जैसे देखिए, कहने का मतलब बिना एनसीएलटी से पूछे, अगर एज लेंडर हैं आप, मतलब आपने कंपनी को लोन दिया है, लोन दिया है तो कंपनी ने एसेट गिरवी रखा है, आप एसेट उठा नहीं सकते। सर्टन अटैचमेंट्स नहीं उठा सकते, चाहे नो डाउट आप सरफाइसी एक्ट पढ़ के आते हैं। सरफाइसी एक्ट में लेंडर को हक होता है जाके एसेट क्या कर सकता है? टेक ओवर कर सकता है। तो सिंपल ये यही कह रहा है कि आप बिना एनसीएल, मतलब हम कौन सा मना कर रहे हैं? ऐसे लेंडर है, आपका राइट है, उठाइए एसेट, गिरवी रखा है, लेकिन एनसीएलटी से पूछ के। यह सेक्शन नहीं लगेगा टू गवर्नमेंट फॉर रिकवरी ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूज। कहने का मतलब सरकार ने अगर आपसे कुछ पैसे लेने हैं, चाहे कंपनी वाइंड अप हो गई है, तो वो ले सकती है। वो कुछ अटैचमेंट, एग्जीक्यूशंस की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा तो भैया देना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम चार्ट भी समझिए। ये टाइम चार्ट तो प्लीज इसे जरूर कंसीडर कीजिए। तो एक हिस्सा क्या आ गया? बिफोर वाइंडिंग अप, ये बताया था मैंने 328 से 332, एक ऑन और आफ्टर वाइंडिंग अप। तो 328 में हमने 6 महीने लिया, लेकिन 328 को 242 के साथ जरूर पढ़ो 3 महीने, आईबीसी के साथ सेक्शन 43 में जरूर पढ़ो 2 साल 1 साल, 329 में 1 साल और 332 में 12 महीने, राइट। और 333 जो आप ऑनरस पढ़ रहे हो उसमें भी तो हमने वो पढ़ा ना कि वो 1 साल का टाइम पीरियड है, जैसे उसे पता चलेगा, और एक्सटेंशन। और दूसरे वाले हिस्से में 1 मंथ का भी टाइम पीरियड जो हमने पढ़ा कि उसको वाइंडिंग अप के 1 महीने तक पता नहीं चला, तो जैसे पता चलेगा अगले 1 साल तक वो ये डिस्क्लेम कर सकता है या नोटिफ और एक्सटेंडेड पीरियड बाय एनसीएलटी। एंड 336 में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये 336 अगला सेक्शन हम पढ़ेंगे, ये भी ऑन और आफ्टर आपको वाइंडिंग अप दिखेगा, तो उसमें भी 12 महीने हैं। तो बेसिकली दिस इज फॉर एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट। 328 से 335 एक आधा प्रश्न जो पीछे आया है इसके ऊपर मैं शेयर कर देता हूं आपसे।
देखिए नवंबर 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। एक ऑर्डर दिया 25 जून 2020 को एनसीएलटी ने वाइंडिंग अप का, कामत लिमिटेड, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कंट्रोल लिया। ड्यूरिंग वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स लिक्विडेटर केम अक्रॉस अ ट्रांजैक्शन वेयर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, आपने कुछ प्रॉपर्टीज बेच दी थी, तो प्रॉपर्टी बेचने पे देखियो आपको शायद दिखेगा 328 फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, लेकिन 329 क्या था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ गुड्स, एनी पर्सन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, नॉट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन गुड फेथ। याद आया? एक प्राइवेट कंपनी को बेचा, मिस्टर नाग उस प्राइवेट कंपनी में इंटरेस्टेड है और बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट कंपनी हैपन टू बी द ब्रदर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ये कंपनी, तो रिलेटेड पार्टी दिख रहा है आपको? यस। द सेल प्रोसीड्स होती हैं 20 मार्च 2020 को, 25 जून और इधर है 20 मार्च, एट अ प्राइस 58 लाख लेस देन मार्केट प्राइस। तो देख रहे हैं आप इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो यहां से मुझे क्लियरली पता चल गया कि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 329 के ऊपर। और वो टाइम पीरियड भी देखिए यहां पे क्या हो गया, हमारा टाइम पीरियड सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड क्या था? 1 साल पहले, बिफोर वाइंडिंग अप वाला, राइट। तो अब ट्राइब्यूनल क्या एक्शन लेगा? ऑब्वियसली ट्राइब्यूनल इसको क्या डिक्लेयर करेगा? थैंक यू।